Good morning, class. How are you? Okay. So I'm hoping that everybody is fine. Everybody is very much fit and healthy, right? So we are starting with chapter 1 of CA Inter का company law. That is, हम company law का chapter number 1 आज study करेंगे, which is the preliminary chapter. Preliminary मतलब very basic chapter, the starting chapter of it, right? The preliminary chapter of the act covers. What does this preliminary chapter जो है हमारा act का, वो cover क्या क्या करता है उसमें? It covers the short title, it covers the extent कि ये कहाँ तक extended है, किस किस जगहों पे एक applicable होगा, जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसका extent है कहाँ तक. Then we'll study the commencement कि ये जो हमारा एक्ट है ये स्टार्ट कब हुआ था, इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से कमेंस हुई है. देन विल सी द एप्लीकेशन कि कब से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है. एंड देन विल सी द डेफिनेशंस, हम कंपनीज एक्ट की कुछ डेफिनेशंस को भी स्टडी करेंगे. क्लियर? तो ये था फ्रेमवर्क कि व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन द प्रीलिमिनरी चैप्टर. सबसे पहली चीज़ आएगी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. तो जो हमारा कंपनीज एक्ट था ना, उसके प्रोविजंस कुछ किसी जगह पे थे और कुछ किसी और जगह पे थे. तो वी नीडेड वन एक्ट विच वाज कंसोलिडेटेड, जिसमें सारे के सारे प्रोविजंस हैं कंपनीज से रिलेटेड, राइट? सो द कंपनीज एक्ट 2013 इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज. कि जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है ना, ये क्या करता है? कंसोलिडेट मतलब क्या होता है? एक ही जगह इकट्ठा कर देना. एंड अमेंड मतलब चेंजेस लाना. तो व्हाट डज दिस एक्ट डू? हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है. इट कंसोलिडेट्स ऑल द एक्ट्स एंड ऑल द लॉज रिलेटेड टू कंपनीज. ठीक है? एंड इट ऑल्सो अलाउज अस टू अमेंड दीज लॉज. क्लियर? देन वी हैव the legislation was necessitated to meet changes in the national and international economic environment. अब ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो लॉ बना हुआ है कंपनीज एक्ट, ये क्या करती है? हमें हेल्प करती है टू मीट द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की नीड्स को, राइट? हमें क्या क्या किस चीज़ में हेल्प करती है? कि जो हमारा इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंटरनेशनल लेवल पे भी जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं उनको मीट करने में हमें हेल्प करती है. एंड व्हाट एल्स इट हेल्प्स अस इन? It helps us in the expansion and growth of the economy. It helps us in the expansion and growth of the economy for the country. हमारी कंट्री के एक्सपेंशन एंड उसकी ग्रोथ के लिए भी हेल्प करती है ये हमें. क्लियर? देन व्हाट डू वी हैव? वी हैव Companies Act 2013 received the assent from Honorable President of India on 29th August 2013. हमें अब यहाँ पे इसकी दी हुई है कि ये जो एक्ट था कंपनीज एक्ट, इसे असेंट कब मिली प्रेसिडेंट की. आर वी ऑल क्लियर अपॉन दिस कि जो बिल होता है पहले वो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, ठीक है? लोअर हाउस अपर हाउस में, दोनों हाउसेस से पास होके वो जाएगा प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, राइट? Only after the president has assented to the bill that becomes an act. ठीक है? तो ये जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, it received the assent of Honorable President of India on what date? 29th August 2013. So it is 29th of August 2013 when the Honorable President of India has given assent to the Companies Act 2013. And was notified in the official gazette on 30th August 2013. What is this official gazette? It is the official notice kind of thing, right? Where all the acts are being noted officially, they are being flashed officially. ठीक है? ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? ये हमारा वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे सारे ऑफिशियल जो नई चीज़ें आती हैं, लाइक जो हमारी कंट्री पे एज अ होल एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल द कंपनीज एक्ट 2013, इसको ऑफिशियली नोटिस में लाया था. तो इट वॉज नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल गैजेट ऑन 30th of August 2013.
13 for public information stating that different dates may be appointed for enforcement of different provisions of the Companies Act 2013 through notifications. तो ऑफिशियल गैजेट में इसको जनरल पब्लिक के नोटिस में तो ले आए थे ऑन 30 अगस्त 2013 ऑन द वेरी नेक्स्ट डेट, बट इसमें हमें क्या लिखा था कि जो हमारे डिफरेंट प्रोविजंस हैं ना इस एक्ट के, दे माइट कम इनटू एनफोर्समेंट, राइट, दे कैन बी इन्फोर्स्ड ऑन डिफरेंट डेट्स, और इन डेट्स के लिए भी डिफरेंट नोटिस इशू किए जा सकते हैं. एम आई क्लियर? राइट. तो अब हम मूव करते हैं सेक्शन नंबर 1 ऑफ दिस एक्ट. सो सेक्शन नंबर 1 केम इनटू फोर्स ऑन 30th August 2013. जो हमारा सेक्शन नंबर 1 है ऑफ दिस एक्ट, व्हेन इट केम इनटू फोर्स, इट केम इनटू फोर्स ऑन 30th of August 2013. एंड इसमें जो 98 सेक्शंस है ना, दे केम इनटू फोर्स ऑन 12th of September 2013. Then 143 sections were enforced from 1st of April 2014 and so on. So this is an example कि हमारे जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं ना इस एक्ट की, वो डिफरेंट डेट्स पे एप्लीकेबल हो सकते हैं. लाइक सेक्शन 1 था वो 30th August 2013 को ही एप्लीकेबल हो गया था कि जो इस एक्ट का टाइटल क्या है एंड स्टाफ कहाँ तक एक्सटेंड होगा, राइट. ये चीज़ें 30th August वेरी नेक्स्ट डे ही ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दी गई थी. बट ये जो हमारे नेक्स्ट 98 सेक्शंस थे, दे केम इनटू फोर्स ऑन 12th of September 2013. देन इसके बाद हमारे 143 नेक्स्ट सेक्शंस वर एनफोर्स्ड फ्रॉम 1st of April 2014. और ऐसे ही बाकी के जो सेक्शंस हैं वो एनफोर्समेंट में आते रहे विद द नोटिसेस. देन द कंपनीज एक्ट 2013 इज रूल बेस्ड लेजिस्लेशन with 470 sections and 7 schedules. The entire act has been divided into 29 chapters. तो हमारा जो कंपनीज एक्ट है, इट इज लेजिस्लेशन बेस्ड, राइट, बेस्ड ऑन द लॉ. इट हैज़ 470 सेक्शंस इन टोटल. हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस. और 7 क्या है? स्केड्यूल्स. स्केड्यूल्स होते हैं टेबल्स अटैच्ड जिसमें बाकी की इंफॉर्मेशन दी होती है, लाइक लिस्ट ऑफ द थिंग्स इज गिवन इन द स्केड्यूल्स ऑफ द कंपनीज एक्ट. देन द एंटायर एक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स. सो अब हमारे पास 3 चीज़ें आ गई कि इस एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस थे? 470 सेक्शंस, 7 स्केड्यूल्स एंड देन 29 चैप्टर्स. क्लियर? Then we have each chapter has at least one set of rules. अब इसमें जितने भी chapters हैं ना, इसमें at least एक set of rule तो था ही. Then Companies Act 2013 aims to improve corporate governance, simplify regulations and strengthen the interest of investors. अब जो हमारा Companies Act 2013 है, इसके aims क्या क्या हैं? पहला क्या है? ये क्या इम्प्रूव करना चाहता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को. जैसे कंपनीज रन की जाती हैं, कॉर्पोरेशंस को रन किया जाता है, उन्हें गवर्न किया जाता है, उसको इम्प्रूव करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है. देन सिंप्लीफाई द रेगुलेशंस. जो कंपनीज एक्ट पे रेगुलेशंस रूल्स लग रहे हैं उनको क्या करना चाहते हैं? सिंप्लीफाई, राइट, सिंपल बनाना चाहते हैं. देन वी वांट टू स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स डरते हैं इन्वेस्ट करने से कि कहीं उनके पैसे डूब ना जाएं, तो उसके लिए to strengthen their interest for investing, Companies Act 2013 aims, right. ये उन इन्वेस्टर्स को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि their money is safe while they invest in the companies. Then thus the enactment makes our corporate regulations more contemporary. Clear? It makes our corporate regulations more effective. Then we have the short title, extent and commencement and then the application. So ये जो हमारा short title होता है या commencement या extent की date होती है, all these things are covered under section 1 of any act. So similarly in the Companies Act it is also covered under section 1. So section 1 of the Companies Act 2013 deals with the title of the act according to which this act may be called as Companies Act 2013, right. Further sections deal with the extent to the applicability of this act, and it says an
and it says that the act shall extend to whole of India. So सबसे पहले हम यहाँ तक देखते हैं कि क्या लिखा है. हमारा कोई भी एक्ट होगा ना, उसका शॉर्ट टाइटल हो गया या उसका एक्सटेंट हो गया कि वो कहाँ तक उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, या कमेंसमेंट डेट कि वो कब से कमेंस होगा, उसकी किस प्रोविजन की एप्लीकेशन कैसे रहेगी, वो ऑलमोस्ट हर एक्ट के सेक्शन 1 में दिया होता है. स्पेशली द शॉर्ट टाइटल, राइट. शॉर्ट टाइटल क्या होता है कि इस एक्ट को किस नाम से जाना जाएगा, राइट. तो कंपनीज एक्ट को हम किस एक्ट नाम से जानते हैं? कंपनीज एक्ट 2013. So it is written here that the Companies Act 2013 deals with the title of the act according to which this act may be called. इस act को किस नाम से बुलाया जाएगा? As the Companies Act 2013. Are we clear? Then further sections deal with the extent to the applicability of the act. कि अब ये जो act है वो कहाँ तक applicable होगा? So it says that the act shall extend to whole of India. So the Companies Act extends to whole of India, यानी पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है ये एक्ट. Then this section also specifies the date of commencement of this act. अब जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन इस एक्ट की कमेंसमेंट डेट बताती है कि कब से ये एक्ट लागू होगा. So according to this section shall come into force at once, and the remaining provisions of this act shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this act, and any reference in any provision to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision. तो यही चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो ये एक्ट है ना, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, कि ये एक्ट है वो फोर्स में तो आ जाना चाहिए एक बार तो, ठीक है, बट इसकी जो रिमेनिंग प्रोविजंस हैं उसको हम एक एक करके एप्लीकेबल करते रहेंगे, राइट. अब यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि सेक्शन 1 तो 30 अगस्त 2013 को ही एप्लीकेबल हो गया था, एडवांस ये इन्फोर्स हो गया, बट इसके 98 सेक्शंस थे, वो कब आए? 12 सितंबर 2013. बाकी के 143 सेक्शंस कब आए? 1 अप्रैल 2014, राइट. सो दैट इज रिटन हियर दैट the act shall come into force at once, and remaining provisions of this act shall come into force on such dates. कब कब आनी चाहिए? As the central government, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? बाय नोटिफिकेशन. सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगी किस में? ऑफिशियल गैजेट में. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गैजेट में, और उसके थ्रू हमें बताएगी कि कौन सी प्रोविजन कब से एप्लीकेबल होगी, कब से कमेंस होगी. क्लियर? Further we have this section furthermore states the applicability of this act. अब फोर्थ चीज़ क्या थी? हमने पढ़ लिया कि इस एक्ट का टाइटल क्या रहेगा. इट इज़ द कंपनीज एक्ट 2013, एंड इसका एक्सटेंट क्या है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, राइट. अब इसकी कमेंसमेंट डेट वो भी बता दी कि दैट दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस. 30 अगस्त से 2013 से इसका सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेबल हो गया था. बाकी के 98 सेक्शंस एंड सो ऑन kept on coming with the notice in the official gazette given by the central government, right. अब ये तीन चीज़ें क्लियर है. अब इसके बाद हमारी आती है एप्लीकेबिलिटी. ये जो एक्ट है कंपनीज एक्ट, इसकी प्रोविजंस किस किस जो कंपनीज हैं या कौन सी ऐसी कॉरपोरेशंस हैं या कौन कौन लोग हैं जिन पे ये एप्लीकेबल होगा. सो द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट or under any previous company law. So are we aware of the fact that this is not the first company law? Earlier we had company law 1956, right, and it was repealed by the act of company law 2013, right. So आगे हमें क्या बताया है कि इस सेक्शन में इस एक्ट के एप्लीकेशन कौन से कंपनीज पे होगी. पहली चीज़
वही कंपनीज जो इस एक्ट के अंडर यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हैं यानी बनी है, ठीक है। पहली तो वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनी है, और दूसरी कौन सी कंपनीज जो इससे कंपनीज एक्ट 2013 से पहले वाले कंपनीज एक्ट थे, यानी कंपनीज एक्ट 1956 या उससे भी पहले वाले जो भी कंपनीज एक्ट थे उनमें जो भी कंपनीज बनी है, ये कंपनीज एक्ट उन सभी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। पहली चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़, वी हैव एन एग्जाम्पल that says that ABC Limited was incorporated on 1st January 1972 under the Companies Act 1956. So the Companies Act 2013 shall also be applicable on ABC Limited. Is that so? Shall it be applied to other companies as well? So the answer is yes, because we just read कि जो कंपनीज एक्ट हैं उसकी प्रोविजंस कंपनीज एक्ट 2013 में के अंडर इनकॉर्पोरेट होने वाली कंपनीज एंड कोई भी प्रीवियस यानी कंपनीज एक्ट 1956 हो चाहे इससे भी पहले वाले एक्ट्स हों कंपनीज एक्ट, उनके अंदर बनी हुई कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होगा। क्लियर? देन व्हाट वी हैव, कंपनीज एक्ट किस पे होगा एप्लीकेबल? सेक्शन बी, द पॉइंट बी कॉल्स द इंश्योरेंस कंपनीज except in so far as said provisions are inconsistent with the provisions of the Insurance Act 1938 or Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. So पहली कौन सी कि कंपनीज जो किस में बनी है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हैं या प्रीवियस किसी कंपनी एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, राइट। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनीज, किसी भी टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज होंगी ना, उन सब पे ये हमारा कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। बट जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसकी कोई भी प्रोविजन हमारा जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 का है या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 का है, इन दोनों के इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, इन दोनों को हिंडर नहीं करना चाहिए। कंपनीज एक्ट की कोई भी प्रोविजन को अगेंस्ट नहीं जाना है इंश्योरेंस एक्ट 1938 की प्रोविजन की या इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999 की किसी भी प्रोविजन की। ओके, क्लियर? अगर मान लो कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस एक्ट में कोई डिस्प्यूट आ गया तो इंश्योरेंस कंपनीज पे इंश्योरेंस एक्ट लगेगा, ना कि कंपनीज एक्ट, राइट। बट इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस Companies Act is applicable on insurance companies as well. Then third thing, what we have on banking companies as well, right? Then we have companies engaged in generation of supply of electricity. Fourth कौन सी हैं? Companies who generate electricity. Then any other company governed by any special act for the time being in force, right? तो फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा एनी अदर कंपनी। तो अब हमारे पास कौन सी ऐसी 5 टाइप की कंपनीज हैं जिन पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। पहला तो इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस एक्ट। दूसरी कौन सी होंगी? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी। तीसरी कौन सी होएगी? कोई भी बैंकिंग कंपनी। फोर्थ कौन सी हैं? कंपनीज एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ कौन सी है? एनी कंपनी फॉर्म्ड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। क्लियर? अब ये 5 टाइप क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास 6th टाइप है, दैट इज सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई in this behalf subject to such exception modification adaptations as may be specified in the notification। और हमारे पास जो लास्ट टाइप है that is any body corporate or incorporation that is incorporated by
सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन. एम आई क्लियर अपॉन दिस? अब इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं. ये इंश्योरेंस कंपनी पे, बैंकिंग कंपनी पे, कंपनीज जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होता तो है. लाइक आई डिस्कस द केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज की अगर इंश्योरेंस एक्ट 1938 के इनकन्सिस्टेंस नहीं आ रहा, इनकन्सिस्टेंट हो रहा है हमारा कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. वैसे ही बैंकिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट इन सो फार सेट प्रोविजंस आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. अगर हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के इनकन्सिस्टेंट हो रही हैं कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस, तो भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. बट इन जनरल केसेस बैंकिंग कंपनीज पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा. देन ऑल्सो जो कंपनीज एक्ट है वो हमारा कंपनीज हु आर एंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, जनरेट कर रही हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी या सप्लाई कर रही हैं इलेक्ट्रिसिटी, उन पर एप्लीकेबल होगा. बट जो प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट की वो इनकन्सिस्टेंट नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के, राइट. और वही केस है हमारे स्पेशल एक्ट्स का कि जो स्पेशल एक्ट्स हैं उसके भी वो उन पे भी अप्लाई होगा कंपनीज एक्ट, बट जो उनकी प्रोविजंस हैं वो इनकन्सिस्टेंट नहीं होने चाहिए किसके, कंपनीज लॉ के. क्लियर? नाउ वी हैव एग्जाम्पल नंबर 2, that is Food Corporations of India, FCI, National Highway Authority of India, NHAI, etc. ये क्या कंपनीज हैं? So the term except in so far as shall mean excluding to the extent of is that if any provision of the Companies Act is inconsistent with the provisions of the other act, Insurance Act, Banking Regulation Act, Electricity Act, etc., to which the companies is regulated, then the company shall comply with the provisions of the respective act or acts to which it is governed or regulated by. So here हमें क्या एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट इज FCI या NHAI, इन पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं. एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. सो जनरल केसेस में अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि कंपनीज एक्ट विल अप्लाई, बट जो स्पेशल एक्ट्स हैं इस FCI के लिए या NHAI के लिए, इसके इनकन्सिस्टेंट नहीं जानी चाहिए किसकी प्रोविजंस हमारी कंपनीज एक्ट की. अगर हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी ऐसा रूल दिया है जो FCI के एक्ट के रूल से या NHAI के एक्ट के रूल से नहीं मैच कर रहा, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो हमारा कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा. वही लिखा है ना, द टर्म एक्सेप्ट इन सो फार एज शैल मीन एक्सक्लूडिंग द एक्सटेंट ऑफ, इट एक्सक्लूड्स देम, right, any provisions of the company act is inconsistent with any of the previous of the other act, that is insurance act, banking regulation act या electricity act. अगर इनमें से किसी भी एक्ट के इनकन्सिस्टेंट जा रही हैं तो कंपनीज एक्ट जो है वो नहीं अप्लाई होगा, शैल नॉट कंप्लाई. एंड जो प्रोविजंस होंगी स्पेशल एक्ट की यानी बैंकिंग की, इंश्योरेंस एक्ट की या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की, वही लगेंगी उस कंपनी पे. एम आई क्लियर? सो आज हमने क्या पढ़ा? कंपनीज एक्ट का टाइटल. तो कंपनीज एक्ट का टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट का टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013. अब इसका एक्सटेंट क्या है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. देन कमेंसमेंट डेट क्या है? सेक्शन 1 केम इनटू फोर्स एट वंस. उसी टाइम आ गया था सेक्शन 1 ना, जब इसको इन्फोर्स किया था. बट द रिमेनिंग प्रोविजंस on different dates through notification. अब बाकी की provisions through notification in official gazette by central government. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू बाकी की प्रोविजंस को एप्लीकेबल कराया था. ओके, देन हमें अब कमेंसमेंट समझ आ गया, एक्सटेंट आ गया, टाइटल. देन हमारी एप्लीकेशन कंपनीज पे जो कंपनीज एक्ट के अंडर बनी है, इंश्योरेंस कंपनीज पे, देन बैंकिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल है, कंपनीज प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी पे, देन कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट्स, देन एंटिटीज एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, पहले तो नॉर्मल कंपनीज जो कंपनी एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस एक्ट के अंडर बनी है,
फिर इंश्योरेंस कंपनीज, फिर हमारी बैंकिंग कंपनीज, देन कंपनीज प्रोड्यूसिंग और सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। ये वो कंपनीज हैं विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी स्पेशल एक्ट। देन ये वो एंटिटीज़ हैं जिसको हमने नोटिफाई किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू बनाया है। क्लियर? तो अब हमें समझ आया क्या क्या पढ़ा आज हमने। टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में विद द डेफिनेशंस पार्ट। ओके।